Hello students, welcome to this online lecture series of refrigeration and air conditioning. In today's lecture we are going to discuss the expansion devices. मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ expansion devices की, ठीक है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, ठीक है। तो इसका जो बेसिकली काम होता है वो आपका हाई प्रेशर जो आपका रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से आ रहा होता है लिक्विड फॉर्म में, उसका प्रेशर रिड्यूस करना, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको चार डायग्राम दिख रहे होंगे। तो पहला डायग्राम आप देखिए, यहाँ पे ए दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका दूसरा डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम नंबर फर्स्ट, दिस इज द डायग्राम सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ वन, ठीक है। तो चार यहाँ पे आपको इमेजेस दिख रही होंगी और इन चारों इमेजेस को आपको आइडेंटिफाई करना है एट द एंड ऑफ द लेक्चर। और कमेंट में आप बताइए कि जो नंबर 1 है वो कौन सी डिवाइस है, नंबर 2 कौन सी एक्सपेंशन डिवाइस है, नंबर 3 कौन सी एक्सपेंशन डिवाइस है और नंबर 4 आपकी कौन सी एक्सपेंशन डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैपिलरी ट्यूब के बारे में, कैपिलरी ट्यूब के फंक्शन के बारे में, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व के बारे में, हैंड ऑपरेटेड एक्सपेंशन वाल्व के बारे में और थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व टीएक्सवी के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट। तो एक्सपेंशन डिवाइसेज, ठीक है। देखिए एक्सपेंशन डिवाइसेस क्या होती है, सबसे पहले ये समझिए, ठीक है। एक्सपेंशन डिवाइस एक डिवाइस होती है जो कि आपके सिस्टम को के हाई प्रेशर साइड को लो प्रेशर साइड से डिवाइड करती है, ठीक है। दैट मीन्स जो डिवीजन होता है आपका हाई प्रेशर साइड का और लो प्रेशर साइड का, वो डिवीजन आपका एक्सपेंशन डिवाइस से होता है, ठीक है। सो ये क्या होता है आपका, इट इज अ डिवाइस दैट डिवाइड्स द it is the device that divides the high pressure and low pressure side of a refrigeration system। जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है आपका, उसकी हाई प्रेशर साइड और लो प्रेशर साइड को ये डिवाइड करता है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सपेंशन डिवाइस। देखिए एक्सपेंशन डिवाइस का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो एक्सपेंशन डिवाइस का क्या फंक्शन होता है, देखिए जो आपका कंडेंसर होता है वो बेसिकली हाई प्रेशर पे काम कर रहा होता है और जो आपका एवोपरेटर होता है वो लो प्रेशर पे काम कर रहा होता है। दैट मीन्स जो कंडेंसर से आपका रेफ्रिजरेंट आ रहा है वो हाई प्रेशर पे है और उसको हम डायरेक्टली किसको नहीं सप्लाई कर सकते हैं, उसको हम डायरेक्टली एवोपरेटर को सप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एवोपरेटर को सप्लाई करने के लिए पहले उसका हमें प्रेशर रिड्यूस करना पड़ेगा। तो जो प्रेशर रिड्यूस करते हैं वो हम बेसिकली एक्सपेंशन डिवाइस में करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंशन डिवाइस का जो पहला वर्क है, जो पहला फंक्शन है वो ये है कि टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। लिक्विड का जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारा आ रहा है उसका प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में रिड्यूस करना, ठीक है। तो पहला फंक्शन तो ये होता है। दूसरा फंक्शन इसका ये होता है कि देखिए जो आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसका लोड हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। लोड उसका वैरी करता है, ठीक है। वैरी करता है मतलब जैसे अगर आप एक रूम में बैठे हैं और जब आप स्टार्टिंग में आते हो और एसी चलाते हो तो उस समय उस पर बहुत ज्यादा लोड होता है क्योंकि इनिशियली उसको बहुत कूलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन थोड़े समय बाद जब रूम का टेम्परेचर जो आपका डिजायर्ड टेम्परेचर है वहां तक पहुंच जाता है तो उसके बाद एवोपरेटर पे लोड कम हो जाता है, ठीक है। तो जब आपका लोड ज्यादा होता है तब आपको जरूरत पड़ती है ज्यादा मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट आपके एवोपरेटर में जाए, ठीक है। ये जरूरत होती है कि ज्यादा मास फ्लो रेट आपके एवोपरेटर में जाए जब आपका लोड ज्यादा हो आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे। सिमिलरली अगर आपके सिस्टम में रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लोड कम है तो ये जरूरत पड़ती है कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट का मास हो वो कम जाए एवोपरेटर में, ठीक है। तो दूसरा ये भी होता है, दैट मींस इट विल आल्सो कंट्रोल द मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट, ये भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो दूसरा फंक्शन तो इसका ये है कि इट मेंटेन्स द डिजायर्ड प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर साइड सो दैट द लिक्विड रेफ्रिजरेंट एवोपरेट्स इन द एवोपरेटर, ठीक है। तो हाई प्रेशर साइड और लो प्रेशर साइड के बीच में जो डिफरेंस है उसको भी ये मेंटेन करता है। और तीसरा जो जैसा मैंने बताया कि इट विल आल्सो कंट्रोल द मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट, ठीक है। मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू द लोड ऑन द एवोपरेटर। जो आपका लोड है उसके अकॉर्डिंग ये जो है मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करता है। सो इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट अकॉर्डिंग टू द लोड ऑन द एवोपरेटर। जो आपका एवोपरेटर में जितना भी लोड है उसके अकॉर्डिंग ये आपका जो एक्सपेंशन डिवाइस होती है उसके अकॉर्डिंग मास ऑफ रेफ्रिजरेंट सप्लाई करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन डिवाइस के बारे में कि कितने टाइप ऑफ एक्सपेंशन डिवाइस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 तरह की एक्सपेंशन डिवाइस लिखी है, 7 तरह की एक्सपेंशन डिवाइस जनरली होती है, ठीक है। 7वीं कौन सी होती है मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो जो सबसे पहले आपकी एक्सपेंशन डिवाइस होती है दैट इज द कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। सबसे पहले आपकी एक्सपेंशन डिवाइस हो सकती है कैपिलरी ट्यूब। आपका हैंड ऑपरेटेड एक्सपेंशन वाल्व हो सकता है, ठीक है।
ऑटोमेटिक या कांस्टेंट प्रेशर, ऑटोमेटिक या कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वाल्व हो सकता है आपका, ठीक है। उसके बाद थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व हो सकता है, लो साइड फ्लोट वाल्व हो सकता है, ठीक है। फ्लोट वाल्व में दो तरीके के हो सकते हैं, लो साइड फ्लोट वाल्व आपका हो सकता है, दूसरा आपका हाई साइड फ्लोट वाल्व हो सकता है, ठीक है। और जो आपका एक सातवां हो सकता है, दैट मे बी अ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन डिवाइस, ठीक है। तो ये आपका लेटेस्ट एक्सपेंशन डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन डिवाइस, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हमारे पास होते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन डिवाइस, ठीक है। दिस विल बी द सेवंथ डिवाइस, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप बात कर लेते हैं कैपिलरी ट्यूब की, जो पहला टाइप है, जो सबसे सिंपल एक्सपेंशन डिवाइस जिसको आप कह सकते हो कि ये सबसे सिंपल एक्सपेंशन डिवाइस होता है, ठीक है। तो जो कैपिलरी ट्यूब होता है, बेसिकली जो कैपिलरी ट्यूब होता है ये एक कॉपर की ट्यूब होती है, बहुत ही स्मॉल डायमीटर की ट्यूब होती है, और लंबी ट्यूब जनरली हम लोगों को यूज करनी पड़ती है, क्योंकि हमें प्रेशर काफी ज्यादा डिक्रीज करना पड़ता है, तो इसलिए लंबी ट्यूब की यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कैपिलरी ट्यूब किस तरीके से दिखता है। तो इस तरीके का आपने देखा होगा कि इस तरीके का आपको कहीं पे भी लगा हुआ मिल जाता है, जिसमें आपको इस तरीके की मिल जाती है, कैपिलरी ट्यूब आपको दिख जाती है इस तरीके की, ठीक है। तो ये आपकी कैपिलरी ट्यूब होती है, जहां पे भी इस तरह की आपको स्मॉल ट्यूब दिखती है। इसका जो डायमीटर होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक हॉलो ट्यूब होती है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि कंडेंसर से जो आपका लिक्विड आता है, उसके बाद एक स्ट्रेनर लगा होता है। स्ट्रेनर का काम होता है कि कोई भी अगर इंप्यूरिटी है, ठीक है, आपके रेफ्रिजरेंट में कोई भी डस्ट है या कुछ भी ऐसी चीज है जिससे कि ये एक्सपेंशन डिवाइस या कैपिलरी ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, तो उसको हम स्ट्रेनर में ही क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं, जिससे कि कैपिलरी ट्यूब जो है हमारी वो ब्लॉक ना हो, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब का जो डाया होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो उसके बाद ये कैपिलरी ट्यूब से पास होने के बाद जो रेफ्रिजरेंट है आपका किस में जाता है, एवोपरेटर में जाता है। और जो कैपिलरी ट्यूब से हम लोग क्या करते हैं कि जो रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर कंडेंसर प्रेशर से हम कहां पे घटा के ले आते हैं, एवोपरेटर प्रेशर पे ले आते हैं। सो द प्रेशर डिक्रीजेस फ्रॉम पीसी टू पीई, ठीक है। और जो कैपिलरी ट्यूब का जो प्रेशर ड्रॉप होता है, जनरली दैट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, दैट मींस जितनी ज्यादा आप लेंथ रखोगे उतना ज्यादा आपका प्रेशर ड्रॉप मिलेगा, ठीक है। एंड दैट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द that is inversely proportional to the diameter. So pressure drop is proportional to L by D, ठीक है। प्रेशर ड्रॉप आपका L by D के प्रोपोर्शनल होता है। डायमीटर आप जितना कम रखोगे उतना ज्यादा आपको प्रेशर ड्रॉप मिलेगा, लेंथ आप जितनी ज्यादा रखोगे उतना ज्यादा आपको प्रेशर ड्रॉप मिलेगा, ठीक है। जनरली जो डाया होता है इस कैपिलरी ट्यूब का, जनरली जो हम लोग डाया यूज करते हैं, दैट इज फ्रॉम 0.4 mm टू 0.4 mm टू 2 mm। जो डाया हम लोग यूज करते हैं 0.4 mm टू 2 mm यूज करते हैं, और जो लेंथ हम लोग यूज करते हैं वो आपकी 0.6 mm से लेकर के या 0.6 मीटर से लेकर के आपका 6 मीटर तक लेंथ हो सकती है, ठीक है। तो इसकी जो शेप है आप जनरली इस तरह की देखते होगे। तो इस तरह की शेप इसलिए की जाती है क्योंकि जब हम लंबी लेंथ की ट्यूब यूज करते हैं तो कॉम्पैक्ट करने के लिए उसको हम इस तरह की शेप प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा जो स्पेस है वो कम वहां पे यूज हो, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या कर देते हैं, स्पाइरल फॉर्म में कर देते हैं, ठीक है। तो अब जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, कैपिलरी ट्यूब के बारे में, कि कहां कहां पे यूज होता है और क्या होता है ये, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि ज्यादातर केस में ये हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर के साथ ही यूज होता है, ठीक है। इट इज यूज इन हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर यूनिट सच एज डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। जो आप घर में रेफ्रिजरेटर अपना देखते होगे वहां पे आपको मिल जाएगा कैपिलरी ट्यूब लगा हुआ। ज्यादातर केसेस में जो हमारे पास घर में रेफ्रिजरेटर होता है उसमें ज्यादातर केसेस में आपको कैपिलरी ट्यूब ही मिलती है एक्सपेंसर डिवाइस में, ठीक है। इट इज अ कॉपर ट्यूब ऑफ स्मॉल इंटरनल डायमीटर एंड लेंथ वेरिंग अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। जो लेंथ और डाया है वो डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रेशर ड्रॉप रखना है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए जो लेंथ होगा, मान लीजिए आपको 10 बार का प्रेशर आपको डिक्रीज करना है, जो आपको टोटल ड्रॉप चाहिए वो 10 बार का चाहिए। तो देखिए 10 बार के प्रेशर ड्रॉप के लिए आप कोई भी डाया या कोई भी लेंथ का ट्यूब यूज कर सकते हो। अगर आप डाया कम रखोगे, अगर आपने डाया कम रखा है, ठीक है, तो आपको लेंथ भी कम यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि कम डाया वाले में आप जल्दी प्रेशर घटा पाओगे। लेकिन अगर आप डायमीटर ज्यादा रखते हो तो आपको लेंथ भी ज्यादा रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो इसका जो प्रेशर ड्रॉप होता है, बेसिकली जो हम लोग ये 10 बार का जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, दिस प्रेशर ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by D, ठीक है। तो L by D के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो डाया जनरली हमारा 0.5 से 2.25 mm तक हो सकता है, जैसा मैंने बताया। लेंथ 0.5 से लेके 5 मीटर तक हो सकती है, ठीक है, जैसा मैंने बताया 0.6 से 6 मीटर बताया। तो ये सेम डेटा है, लगभग सेम हो सकती है। इस तरीके से आप
का जो डायमीटर है और लेंथ है वो वेरी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सबसे पहली चीज ये कि प्रेशर ड्रॉप जो होता है हमारे पास कैपिलरी ट्यूब में वो किस वजह से होता है, ठीक है। तो देखिए जो आपका प्रेशर ड्रॉप होता है, ये तो पहला होता है प्रेशर ड्रॉप जो होता है, जो पहला होता है वो तो होता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण, दैट इज ऑफर्ड बाय स्मॉल डायमीटर ट्यूब्स और वाल, ठीक है। जो ट्यूब्स वाल है उसमें जो फ्रिक्शन लगता है उसकी वजह से जो रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से जो उसकी एनर्जी है वो लॉस हो जाती है, एंड ड्यू टू दिस द प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेंट ड्रॉप्स, ठीक है। तो पहला जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो होता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण, और दूसरा जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो एक्सेलरेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट के कारण भी होता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट के थ्रू कैसे होता है कि जैसे आपका कोई रेफ्रिजरेंट है, जब वो कैपिलरी ट्यूब से फ्लो करता है तो उसमें फ्लैशिंग होती है। फ्लैशिंग का मतलब कुछ अमाउंट उसका वेपर बन जाता है, और जैसा आप जानते हो कि वेपर की जो वेलोसिटी होती है वो ज्यादा होगी क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो बेसिकली एक्सेलरेट करने लगता है कैपिलरी ट्यूब में, ठीक है। तो दूसरा जो आपको प्रेशर ड्रॉप मिलता है, दिस इज ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट एज इट फ्लोज थ्रू द कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। तो ये भी हो सकता है आपका, ठीक है। बेसिकली जो आपका मास फ्लो रेट होता है कैपिलरी ट्यूब में जो भी आपका मास फ्लो रेट होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द कंडेंसर एंड एवोपरेटर। जो आपका कंडेंसर और एवोपरेटर के बीच का प्रेशर डिफरेंस है उस पर डिपेंड करेगा कि मास फ्लो रेट आपका जो कैपिलरी ट्यूब से है वो कितना होगा, ठीक है। तो ये आपकी कैपिलरी ट्यूब हो गई। कैपिलरी ट्यूब के बारे में हमने देख लिया कि क्या होता है। अब मैं इसका फिजिकल डायग्राम आपको दिखाना चाहूंगा कैपिलरी ट्यूब का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिजिकल डायग्राम आपको दिख जाएगा यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब का, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास, ये आपके पास कैपिलरी ट्यूब कुछ इस तरीके की दिखती है, ठीक है। कॉपर की ट्यूब आपको दिख रही होगी, और ये हॉलो ट्यूब है, यहाँ पे आपको होल होता है, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे होल होता है, ठीक है, हॉलो ट्यूब होती है ये। तो इस तरीके से आपको जो कैपिलरी ट्यूब है उसका एक्चुअल डायग्राम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे टाइप ऑफ डिवाइसेस पे। जो दूसरी डिवाइस है वो है हमारी हैंड ऑपरेटेड एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है। तो हैंड ऑपरेटेड एक्सपेंशन वाल्व के बारे में अब हम बात करेंगे। तो हैंड ऑपरेटेड एक्सपेंशन वाल्व, देखिए जो हैंड ऑपरेटेड एक्सपेंशन वाल्व होता है, पहले मैं इसका आपको डायग्राम दिखा देता हूं हैंड ऑपरेटेड एक्सपेंशन वाल्व का। ये देखिए, ये इस तरीके का कुछ होता है हैंड ऑपरेटेड एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है। तो देखिए हैंड ऑपरेटेड एक्सपेंशन वाल्व जो है वो कोई ऑटोमेटिक डिवाइस नहीं होती है, ये एक मैनुअल डिवाइस होती है जिसको एक ऑपरेटर चाहिए होता है कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जब हमें जरूरत पड़ती है मोर रेफ्रिजरेंट की एवोपरेटर में, तो हमारा जो ये वाल्व है, ये जो हैंड व्हील है इसको घुमा करके, इस हैंड व्हील को घुमा करके आप इसको ओपन कर सकते हो। ओपन करने पे ये जो निडल है आपका ये ऊपर जाता है, और निडल ऊपर जाने की वजह से जो मास फ्लो रेट है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो जब आपके रेफ्रिजरेटर में लोड ज्यादा हो तब आपको ज्यादा मास फ्लो रेट चाहिए होगा, किसमें, एवोपरेटर में। उस केस में इसको घुमा दिया जाता है, और इसको रोटेट करने पे, इसको हम अगर रोटेट करेंगे तो ये वाल्व खुल जाएगा, और खुलने पे ये जो हमारा यहाँ पे निडल दिख रहा है, ठीक है, ये निडल ऊपर की तरफ मूव करेगा, और ज्यादा मास फ्लो रेट हमारा लिक्विड जो रेफ्रिजरेंट का है वो किसको चला जाएगा, एवोपरेटर को जाएगा। ये जो पॉइंट है ये कहां पे कनेक्टेड होता है, ये पॉइंट आपका एवोपरेटर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा हैंड ऑपरेटेड वाल्व काम करता है। ये बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशन है इसकी, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व नहीं है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमेशा एक ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, और ज्यादातर इसका हम लोग यूज करते हैं वहां पे जहां पे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कांस्टेंट लोड हमारा रहता है। अगर लोड आपका बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है तो इसको बार बार ऑपरेट करना पड़ेगा, विच विल बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादातर केस में हैंड ऑपरेटेड वाल्व का हम यूज वहां पे करते हैं जहां पे हमारे पास जो रेफ्रिजरेशन लोड है वो कांस्टेंट हो, ठीक है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है ये हैंड ऑपरेटेड वाल्व, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि देखिए, इट रिक्वायर्स द, पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है कि इट रिक्वायर्स एन ऑपरेटर टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट। फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट को रेगुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे एक ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दूसरा है आपका द कॉनिकल शेप needle extend in the wall part and restrict the flow area through the part, ठीक है। तो जो कॉनिकल निडल होते हैं उसके थ्रू हम यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। निडल से आप निडल को ऊपर ले जाओगे तो आपका जो रेफ्रिजरेंट फ्लो रेट है वो बढ़ जाएगा, निडल जैसे नीचे आएगी आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इट हैज वेरी लिमिटेड यूज, लिमिटेड यूज होता है, लिमिटेड यूज ओनली व्हेन द सिस्टम ऑपरेट्स अंडर द कांस्टेंट लोड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसा मैंने बताया आपको कि जहां पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो लोड में, वहां पे हम ये हैंड ऑपरेटेड वाल्व यूज नहीं करते हैं। हम ज्यादातर केस में इसको वहां पे यूज करते हैं जहां पे लोड जो है टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है।
एंड जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज नॉट सुटेबल फॉर द लोड वेरिएशन, लोड वेरिएशन के लिए ये जो वाल्व होता है ये हमारा सुटेबल नहीं होता है। ठीक है, तो मैं इसका आपको फिजिकल डायग्राम दिखाना चाहूंगा कि ये किस तरीके से दिखता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका जो हैंड ऑपरेटेड वाल्व है कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, और इसको आप जो है ओपन करते हो और क्लोज कर सकते हो, ये आपका नेडल है। ठीक है, तो ये डायग्राम मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सपेंशन डिवाइस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगले डिवाइस पे आ जाते हैं। जो अगली डिवाइस है हमारी वो है ऑटोमेटिक और कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, तो जैसा इसका नाम है पहले आपको ये देख लेना है, दिस इज द ऑटोमेटिक डिवाइस। ठीक है, ऑटोमेटिक डिवाइस मतलब ये अपने आप कंट्रोल होता है। ठीक है, और है कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब ये जो है एक तरह से एक ऐसी एक्सपेंशन डिवाइस है जो कि कांस्टेंट प्रेशर आपका मेंटेन करता है। किसमें? एवोपरेटर में। जो एवोपरेटर है उसमें एक कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करता है रिगार्डलेस ऑफ द लोड। लोड आपका कुछ भी हो लेकिन एवोपरेटर में ये क्या करता है? कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करता है। तो कैसे मेंटेन करता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम आपको दिखाना चाहूंगा और इसकी वर्किंग भी बताना चाहूंगा आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो देखिए ये इसका ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व है। ठीक है, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व में पहले हम कंपोनेंट देख लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो यहाँ से आप देख सकते हो, जो आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो आपका यहाँ से एंटर करेगा। ठीक है, ये आपका एंट्री पॉइंट है लिक्विड रेफ्रिजरेंट का थ्रू द स्ट्रेनर। स्ट्रेनर का काम होता है अगर कोई इंप्योरिटी या डस्ट पार्टिकल है उसको यहीं पे रिमूव कर देना। ठीक है, स्ट्रेनर से गुजरने के बाद ये यहाँ पे एक स्मॉल होल होता है, ऑरिफिस होता है। ठीक है, जिसके थ्रू जो रेफ्रिजरेंट है वो फ्लो करेगा। अब चूंकि बहुत ही स्मॉल होल है तो यहाँ पे उसको कुछ रेजिस्टेंस ऑफर होगा। ठीक है, और उस रेजिस्टेंस के कारण जो प्रेशर होगा रेफ्रिजरेंट का वो ड्रॉप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो बेसिकली चूंकि बहुत स्मॉल होल के थ्रू ये फ्लो कर रहा है तो प्रेशर ड्रॉप यहाँ पे उसकी वजह से होता है जो यहाँ पे रेजिस्टेंस से मिलता है स्मॉल होल में। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे चला जाता है, जो एग्जिट है आपका ये वो ये है, और ये पॉइंट आपका किससे कनेक्टेड रहता है? टू द एवोपरेटर कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो ये इसका इनलेट हो गया, आपका जो एक्सपेंशन डिवाइस है इसका इनलेट हो गया। दिस इज द इनलेट, आप ये कह सकते हो कि दिस इज द इनलेट ऑफ एक्सपेंशन डिवाइस। और ये आपका क्या है? आउटलेट है एक्सपेंशन डिवाइस का। ठीक है, तो ये आपका आउटलेट ऑफ एक्सपेंशन डिवाइस है। ठीक है, और जो आपका प्रेशर ड्रॉप हो रहा है वो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो स्मॉल होल के थ्रू हम फ्लो कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट का, तो उसमें जो रेजिस्टेंस लग रहा है इसको, उसकी वजह से यहाँ पे जो प्रेशर ड्रॉप है वो हो रहा है। ठीक है, पहले तो ये मैंने आपको बता दिया जनरल थिंग। ठीक है, उसके बाद और चीजें देख लेते हैं, इसमें और भी कंपोनेंट लगे। देखिए यहाँ पे पहले लगा एक वाल्व। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो ये वाल्व है। ठीक है, और ये आपकी वाल्व सीट है, दिस इज द वाल्व सीट, एज यू कैन सी दिस इज द वाल्व सीट। एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो डायफ्राम है। ठीक है, ये आपको दिखिए यहाँ पे ये चीज जो है दिस इज द डायफ्राम। ठीक है, तो डायफ्राम बेसिकली क्या होता है? डायफ्राम आपका इस तरीके का हो सकता है। डायफ्राम पे जो प्रेशर लगेगा तो आपका ऐसे हो सकती है उसकी शेप। ठीक है, जब अगर प्रेशर हम इधर से अप्लाई करेंगे तो ऐसे हो जाएगी, अगर आप प्रेशर ऊपर से अप्लाई करेंगे तो इसकी शेप ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो डायफ्राम बेसिकली आपका मूवेबल डायफ्राम होता है ये। ठीक है, जो कि मूव कर सकता है ऊपर नीचे इस तरह की शेप में। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है और यहाँ पे आपका एक एडजस्टिंग स्क्रू है जिसके थ्रू हम स्प्रिंग को सेट कर सकते हैं। ठीक है, और स्प्रिंग प्रेशर को जिसके थ्रू हम मेंटेन कर सकते हैं इस एडजस्टिंग स्क्रू के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो एक्ट करता है दिस इज द एवोपरेटर प्रेशर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए कि मैं बोल देता हूँ कि ये हमारा एवोपरेटर प्रेशर है और एवोपरेटर प्रेशर को मैं बोल देता हूँ पीएस। पीएस इज द एवोपरेटर प्रेशर। ठीक है, और जो स्प्रिंग प्रेशर है इसको मैं बोल देता हूँ पीई। पीई इज द स्प्रिंग प्रेशर। ठीक है, तो पीएस अगर हमारा एवोपरेटर प्रेशर है और पीई जो है हमारा क्या है? ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो ये जो हमारा एक्सपेंशन वाल्व है वो किस तरीके से काम करता है मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, फॉर द बैलेंस कंडीशन, अगर मैं यहाँ पे बैलेंस कंडीशन की बात करता हूं तो बैलेंस कंडीशन में पीई की वैल्यू पीएस के बराबर होगी। मतलब जो स्प्रिंग का प्रेशर होगा दिस इज द स्प्रिंग प्रेशर। ठीक है, स्प्रिंग प्रेशर विल बी इक्वल टू एवोपरेटर प्रेशर पीई। ठीक है, जो स्प्रिंग प्रेशर होगा पी, जो आपका स्प्रिंग प्रेशर होगा, ठीक है, स्प्रिंग प्रेशर पीई विल बी इक्वल टू पीएस। ठीक है, स्प्रिंग प्रेशर विल बी इक्वल टू पीई विल बी इक्वल टू पीएस। ठीक है, एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। ठीक है, लेकिन जब आपका एवोपरेटर में मान लीजिए कि मैं ये बोलता हूं कि एवोपरेटर में लोड इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके सिस्टम में जो रेफ्रिजरेशन लोड है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगर रेफ्रिजरेशन लोड आपका बढ़ता है, ठीक है, मान लीजिए आपका रेफ्रिजरेशन लोड बढ़ेगा, देखिए
अगर आपका रेफ्रिजरेशन का जो लोड है, रेफ्रिजरेशन लोड की मैं अगर बात करूं, ठीक है, अगर आपका रेफ्रिजरेशन लोड इंक्रीज होता है तो रेफ्रिजरेशन लोड इंक्रीज होने पे क्या होगा, आपका जो टेम्परेचर है एवोपरेटर में वो बढ़ेगा, ठीक है, और अगर टेम्परेचर एवोपरेटर में बढ़ रहा है तो प्रेशर भी एवोपरेटर में क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर आपका रेफ्रिजरेशन लोड इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि इस केस में जो निडल है, देखिए जब एवोपरेटर का लोड हमारा यहाँ पे इंक्रीज होगा तो एवोपरेटर का जो प्रेशर होगा वो भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो एवोपरेटर का प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब पीएस की वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर ये पीएस की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती है तो ये जो प्रेशर है ये ऊपर की तरफ एक्ट करेगा और डायफ्राम का जो ये होगा, ये हमारा ओपनिंग जो होगी ये क्लोज हो जाएगी। दैट मींस द लेस मास विल फ्लो थ्रू दिस पर्टिकुलर एक्सपेंसर डिवाइस, या दिस पर्टिकुलर ऑरिफिस, इस पर्टिकुलर ऑरिफिस से कम मास फ्लो करेगा और एवोपरेटर में क्या होगा, आपका कम मास जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका रेफ्रिजरेशन लोड इंक्रीज होता है तो जो पीएस की वैल्यू है, ठीक है, वो हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और पीएस की वैल्यू इंक्रीज होने से क्या हो जाता है कि निडल जो है इसका, ये जो आपका निडल दिख रहा है, दिस इज द निडल, ठीक है, या वाल्व जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वाल्व या जो निडल है, ठीक है, ये आपका किधर जाता है, इट मूव्स अप, ये आपका क्या होता है, ऊपर की साइड मूव करता है, ठीक है। तो ऊपर की साइड मूव करने से आपका जो मास ऑफ रेफ्रिजरेंट है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। जो एम आर की वैल्यू है, मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट जो है आपका, ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। मास फ्लो रेट ऑफ जो रेफ्रिजरेंट है दैट रिड्यूसेस, ठीक है, तो ये आपका रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका मास फ्लो रेट था, मास फ्लो रेट आपका रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका जो लोड है रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे, अगर मैं मानूं कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे जो लोड है, ठीक है, वो आपका डिक्रीज होता है, अगर मान लीजिए आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लोड डिक्रीज होता है, तो लोड डिक्रीज अगर हो रहा है तो टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा, ठीक है, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो आपका जो प्रेशर है वो भी डिक्रीज होगा। दैट मींस एवोपरेटर का जो प्रेशर है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो दैट मींस पीएस की वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर पीएस की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज होगी इसका मतलब जो प्रेशर लगेगा वो इधर से लगेगा और ये जो डायफ्राम है वो इस तरीके से बेंट होगा। तो इस तरीके से बेंट होगा तो ये जो नीडल या वाल्व है ये नीचे जाएगा, और ये नीडल वाल्व जब नीचे जाएगा तो जो मास फ्लो रेट है वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हमारा जो नीडल होगा, ठीक है, अगर हमारा रेफ्रिजरेशन लोड घटता है तो टेम्परेचर रिड्यूस होगा, टेम्परेचर रिड्यूस होने से एवोपरेटर का प्रेशर रिड्यूस होगा, और एवोपरेटर का प्रेशर रिड्यूस होने से जो निडल है वो क्या होगा, निडल या वाल्व जो है यहाँ पे, ठीक है, निडल या वाल्व जो है, ठीक है, दैट विल मूव डाउन, ठीक है, ये क्या होगा, मूव डाउन होगा, ठीक है। और इसके मूव डाउन होने से क्या होगा, आपका जो मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो इट विल इंक्रीज, मास फ्लो रेट विल बी इंक्रीज, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो सिस्टम है आप ये कह सकते हो थोड़ा सा उल्टा काम कर रहा है, ठीक है, और जिसकी बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशन होती है। क्यों उल्टा काम कर रहा है कि देखिए जब आपका मास, जब आपका रेफ्रिजरेशन लोड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जब किसी भी सिस्टम में आपका रेफ्रिजरेशन लोड इंक्रीज होता है उस समय आपको ज्यादा मास ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्लो की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस तरह के सिस्टम में आप देख रहे हो कि जैसे आपका रेफ्रिजरेशन लोड इंक्रीज हुआ, आपका जो एवोपरेटर प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो गया, और एवोपरेटर प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से निडल जो है वो आपका, या वाल्व जो है ये आपका ऊपर की तरफ गया, और ऊपर की तरफ जाने से जो मास फ्लो रेट है वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो लोड बढ़ने पे मास फ्लो रेट क्या है हमारा, रिड्यूस हो जा रहा है, कि जो कि डिजायरेबल नहीं होता है कभी भी, ठीक है, क्योंकि जब आपका लोड बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगा कि मास भी बढ़ना चाहिए, ठीक है, मास ऑफ रेफ्रिजरेंट आपको ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि अगर आपका रेफ्रिजरेशन का जो लोड है अगर वो घट रहा है, ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर जो है एवोपरेटर में वो कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से एवोपरेटर में प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने से निडल वाल्व जो है वो हमारा, या डायफ्राम जो है, ठीक है, वो डाउन की तरफ मूव करता है, और डायफ्राम जब डाउन की तरफ मूव करता है तो जो मास फ्लो रेट है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये सिस्टम जस्ट थोड़ा उल्टा काम कर रहा है, लेकिन ये बेसिकली यूज होता है क्रिटिकली चार्ज सिस्टम के लिए। क्रिटिकली चार्ज सिस्टम वो होते हैं जिसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट हमारा चार्ज होता है, या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट उसमें अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये जो है सिस्टम, इसके कुछ स्पेशल एप्लीकेशन होते हैं। कई केसेस में हम लोगों को बिल्कुल कांस्टेंट टेम्परेचर या कांस्टेंट प्रेशर चाहिए होता है एवोपरेटर में, तो वहां पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जनरली इसको हम लोग 10 TR तक यूज करते हैं, 10 TR के लिए जनरली ये यूज हो सकता है, ठीक है, स्मॉल सिस्टम में यूज होता है।
अप टू 10 TR, ठीक है। और ज्यादातर केसेस में हम इसको हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर के साथ यूज करते हैं, ठीक है। जो क्रिटिकली चार्ज सिस्टम होंगे उसी के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ज्यादातर केस में हम इसको वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें कांस्टेंट एवोपरेटर का टेम्परेचर चाहिए। लाइक अगर आपका मिल्क चिलिंग यूनिट है जिसमें आपको मिल्क रखनी है और आपको एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना है, वहां पे आप इस तरह के सिस्टम का यूज करेंगे, ठीक है। वाटर कूलर्स है वहां पे जहां पे आपको टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक एक्सपेंसर डिवाइस का मुझे लगता है आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं ऑटोमेटिक एक्सपेंशन डिवाइस के बारे में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि इट मेंटेन्स द कांस्टेंट प्रेशर इन द एवोपरेटर रिगार्डलेस ऑफ लोड ऑन द एवोपरेटर। आपका लोड चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन अगर आपको एवोपरेटर में कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना है तो इस तरह की डिवाइस बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरह की डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इट्स मूविंग फोर्स इज एवोपरेटर प्रेशर। जो आपका मूविंग फोर्स होता है वो एवोपरेटर प्रेशर होता है, पीएस जैसा मैंने बताया आपको, ठीक है, कि पीएस पे डिपेंड करता है। अगर आपका पीएस ज्यादा हो जाता है तो डायफ्राम जो है आपका ऊपर की तरफ मूव करता है, अगर पीएस कम हो जाता है तो डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है। उसके बाद इट इज यूज्ड विथ ड्राई एक्सपेंशन एवोपरेटर वेयर लोड इज रिलेटिवली कांस्टेंट। ज्यादातर केस में इसको जहां पे लोड हमारा कांस्टेंट होगा रिलेटिवली वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। It consists of a needle valve, a seat, a metallic diaphragm, a bellows, spring and adjusting screw। तो ये उसके कंपोनेंट है, ये आप देख सकते हो डायग्राम में, ये सारे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाल्व डिपेंड अपॉन द स्प्रिंग प्रेशर। जो स्प्रिंग प्रेशर होता है, स्प्रिंग प्रेशर मैंने बता दिया कि पीई को मैंने माना हुआ है स्प्रिंग प्रेशर, और जो एवोपरेटर का प्रेशर होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि एवोपरेटर का आपका जो प्रेशर है वो क्या है, ठीक है। When the evaporator pressure falls, जब आपका evaporator pressure जब आपका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, then diaphragm moves down and opens the valve which allows the more liquid to flow, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, इसका फंक्शन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेंशन वाल्व मैंने डिस्कस कर दिया, आपका ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। अब हम आ जाते हैं ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व का मैं आपको फिजिकल डायग्राम भी यहाँ पे दिखाना चाहूंगा किस तरीके से दिखता है। तो आप देख सकते हो ये आपका ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व है, कुछ इस तरीके की शेप होती है ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व की। तो जहां पे भी आपको सिस्टम में इस तरीके की शेप दिखे वहां पे आपको समझ जाना है कि आपको ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व वहां पे लगी हुई है। जनरली ये यूज होती है कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक।